हाय गाइस, इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों, पहले 3 चैप्टर्स में हम ये देख चुके हैं कि कैसे चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। इस चैप्टर में हम एक नया कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। स्टैटिक्स का मतलब क्या कि चार्ज जो है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन इस चैप्टर से हम ये देखेंगे कि अगर चार्ज मूव करता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें ये पता कैसे चला कि मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेस में कोई रिलेशन है। तो उसके लिए क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ये एक्सपेरिमेंट तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा और शायद खुद करके भी देखा होगा कभी, कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को अपने किसी कंपास के पास रखते हैं तो वो कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, अगर आपने इस करंट कैरिंग वायर के करंट का डायरेक्शन बदल के ऑपोजिट कर दिया तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा। तो यही ऑरस्टेड ने भी करके दिखाया। वैसे ही आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया होगा। छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लिए होंगे और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास उनको स्प्रिंकल किया होगा। तो वो जो आयरन के टुकड़े होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं अगर आप उनको अच्छे से स्प्रिंकल करते हो तो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया। इससे ये रियलाइज हुआ, आयरन, देखिए जो आयरन होता है वो ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होके अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है। और करंट क्या होता है? करंट होता है जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं करंट। तो हमें ये पता चला ऑरस्टेड की वजह से कि मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है। तो इस चैप्टर में हम 2 रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। एक तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, ये पहला हुआ। ये याद रखना है, ऑन याद रखना है कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे क्या इफेक्ट होगा। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। इसमें आपको ड्यू टू याद रखना है, क्या कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, आपको ये याद रखनी। ये दोनों चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 देखते हैं। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो कि उस मूविंग चार्ज की वजह से नहीं बना, जो मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज की वजह से नहीं बना उसे कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है हम यूज करते हैं वो बी यूज करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आप ये बात याद रखो। आइए चलिए देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इफेक्ट हमें क्या जानना है? हमें यह जानना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मूविंग चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है B और इस रीजन के थ्रू एक चार्ज प्लस Q मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V। ठीक है ना।
तो इस पे हमें जानना है कि टोटल फोर्स कितनी लगेगी। तो दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में इस फोर्स का नाम भी दिया हुआ है, वो है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहती है कि इस चार्ज क्यू पे, जो कि इस रीजन से मूव कर रहा है, जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पहले 3 चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अगर चार्ज मूव करे, चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यू ई, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी फोर्स लगेगी प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये है नई चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो ये देखो, ये है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको लिख रहा हूं एफ बी। ठीक है, सबसे पहली बात ये है ध्यान देने वाली कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर नंबर 1 वेलोसिटी, वेक्टर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी देखो इधर है, इस डायरेक्शन में है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो आप रखोगे अपना फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फिर रोटेट करोगे उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा, आपने यूं किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया, आपका थंब का डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, वो आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें नई चीज क्या है कि इनटू द बोर्ड, अगर आपका वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपका फोर्स जो होगी वो इनटू द बोर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स से जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी इनटू द बोर्ड। हम इनटू द बोर्ड का नोटिफिकेशन कैसे देते हैं? ऑब्वियसली बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, हमें 3D चीज रिप्रेजेंट करनी है तो हमें नोटेशन देनी पड़ती है। अगर हम ऐसी नोटेशन देते हैं तो ये है इनटू द बोर्ड, और पेपर। और अगर हम ऐसी नोटेशन देते हैं आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप ये याद रखना। तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? इनटू द बोर्ड। ठीक है, वैसे उल्टा भी हो सकता है, आउट ऑफ द बोर्ड भी हो सकता है, अगर बी के और वी के हम डायरेक्शन इंटरचेंज कर दें तो। ठीक है, तो आप आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो टोटल फोर्स होती है ये, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होती है ये। ठीक है, अब इस चीज से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं, वो ये है, मैं मिटाने जा रहा हूं, आप कृपया ये नोट कर लीजिए। इस चीज से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमने नई चीज लाए हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एसआई यूनिट्स क्या है। ठीक है, अब एसआई यूनिट्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सबको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 1 कूलम, इसको कर देंगे 1 मीटर पर सेकेंड, इसको कर देंगे 1 न्यूटन। तो आपके पास आ जाएगा क्या? 1 न्यूटन पर कूलम मीटर सेकेंड। ये हो गई आपकी डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड के।
हम इसको कहते हैं टेस्ला। टेस्ला बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और आजकल गाड़ियों का ब्रांड भी है जो इलॉन मस्क ने बनाया है टेस्ला के नाम पे। बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, आप इंटरनेट पे जाके देखना। तो वन टेस्ला। लेकिन नॉर्मल लाइफ में टेस्ला जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम 10⁻⁻⁴ टेस्ला की रेंज में या 10⁻⁻³ टेस्ला की रेंज में भी वर्क करते हैं। जनरली आपको क्वेश्चन में यही सब मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अबाउट 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, मगर आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं।